तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि विंडोज में स्केड्यूल टास्क की मदद से प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं और इस वीडियो में मैंने दोनों टेक्निक्स को कवर करा है। आप सबसे पहले ये समझते हैं कि स्केड्यूल टास्क होता क्या है। स्केड्यूल टास्क को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे लिनक्स में क्रॉन जॉब्स होती है, बिल्कुल सेम वैसे ही विंडोज में स्केड्यूल टास्क होते हैं। एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको कोई प्रोसेस को रन करना है, कोई कमांड किसी फाइल को रन करना है, तो आप स्केड्यूल टास्क की मदद ले सकते हो। जैसे क्रॉन जॉब्स पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि मंथ के इस डे में इस पर्टिकुलर कमांड को रन करो या इस फाइल को रन करो। वैसे ही स्केड्यूल टास्क में भी आप बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस दिन के इस घंटे पे चलाओ या हर एक मिनट बाद या हर एक घंटे बाद इस कमांड को रन करो। वो सब हम स्केड्यूल टास्क की मदद से कर सकते हैं, जैसे क्रॉन जॉब में कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा इतने में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि काफी लोग, मेरे को लगता है कि कंफ्यूज होते हैं कि विंडोज में एक कॉन्सेप्ट होता है सर्विसेज और एक कॉन्सेप्ट होता है स्केड्यूल टास्क। और काफी सारों को लगता है ये सेम है, काफी सारों को लगता है अलग है, लेकिन उनको क्लियर डिफरेंशिएशन नहीं पता कि स्केड्यूल टास्क क्या काम करते हैं और सर्विसेज क्या काम करती है। तो सबसे पहले आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। अगर आपको दोनों में डिफरेंशिएशन करना है कि सर्विसेज विंडोज में क्या होती है और स्केड्यूल टास्क क्या होता है, तो पहले आपको दोनों को डीप में समझना पड़ेगा। उसके बाद आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे कि सर्विसेज क्या होती है और स्केड्यूल टास्क क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्केड्यूल टास्क काम कैसे करता है, क्या होता है स्केड्यूल टास्क। अब फॉर एग्जांपल मेरे को एक वेब सर्वर स्टार्ट करना है, ठीक है। एक वेब सर्वर मेरे को स्टार्ट करना है। जैसे ही यूजर लॉग इन करेगा ना, मेरे को एक वेब सर्वर स्टार्ट करना है। तो मैंने क्या काम करा, एक स्केड्यूल टास्क लगा दिया। स्केड्यूल टास्क क्या काम करेगा, जैसे ही यूजर लॉग इन करेगा तो मैंने जो उसे कमांड दिया होगा ना रन करने के लिए, वो उस कमांड को रन करेगा। और वो कमांड क्या होगा, कुछ भी हो सकता है जिससे मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जैसे पाइथन app.py, और पाइथन का वो रन कर देगा और उससे मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा पाइथन का। सिंपल सा बिल्कुल काम कर रहा है। अब ये काम सर्विस भी कर सकता है। एक मैं ऐसी सर्विस बना सकता हूं कि जैसे ही मैं लॉग इन करूंगा तो वो भी कमांड रन कर दे python.app.py, और उससे भी मेरा पाइथन का सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंशिएशन कहा है, ये समझते हैं। जो स्केड्यूल टास्क है ना, उसका काम क्या होता है कि उसने एक, मान लो आपने उसको कोई प्रोसेस रन करने के लिए दिया, कोई कमांड दिया, कोई फाइल दी, वो उसको रन करेगा और वो उसको भूल जाएगा। मतलब रन करने के बाद वो अपने आप को बंद कर लेगा। तो स्केड्यूल टास्क का काम क्या है कि उसका टास्क है, उसको एक जॉब मिली है, आपका काम है सर्वर को स्टार्ट करना। तो वो सर्वर को स्टार्ट करेगा और उसके बाद वो स्केड्यूल टास्क बंद हो जाएगा। अब वो सर्वर रन कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो क्रैश कर गया, वो सही से काम कर रहा है, उसकी कोई लेना देना स्केड्यूल टास्क का नहीं होता। स्केड्यूल टास्क को क्या है कि मैंने टास्क बताया, टास्क हो गया, उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ये वाला काम है। सर्विसेज ऐसी नहीं होती। विंडोज में सर्विसेज होती है कि मैंने उसको बता दिया कि ये प्रोसेस तेरे को रन करना है, ये कमांड तेरे को रन करना है, ये फाइल। तो जब तक वो फाइल, वो कमांड, वो सर्वर रन कर रहा है, जब तक वो वेब सर्वर रन करेगा, सर्विस उसके साथ अटैच होकर रहेगी। सर्विस भी तब तक रन करती रहेगी। तो जब तक वो सर्वर रन कर रहा है तब तक वो सर्विस भी रन करती रहेगी। अगर मान लो वो सर्वर क्रैश कर गया, तो हम सर्विस में बोल सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जिस प्रोसेस को आपने स्टार्ट करा वो क्रैश कर गया, तो उसको रीस्टार्ट कर दो खुद से, उस HTTP सर्वर को दोबारा चालू कर दो। ये काम कर सकता है वो। लेकिन ये सब काम स्केड्यूल टास्क नहीं कर सकता। तो स्केड्यूल टास्क का काम क्या है कि उसको काम दिया, वो काम करेगा और वो खुद को बंद कर लेगा। उसके बाद वो काम कैसा चल रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है। सर्विसेज यहाँ पे अलग होती है। सर्विसेज क्या होती है, सर्विस को आपने एक काम दे दिया, वो काम को पूरे अंजाम तक पहुंचाती है, एंड तक लेके जाती है। आप उस सर्विस के लॉग्स वगैरह देख सकते हो कि वो क्या चल रहा है इस समय करंटली उसके साथ, वो क्रैश तो नहीं हुई, वो सही चल रही है, वो सारा कुछ आप कर सकते हो। स्केड्यूल टास्क के साथ आप ये सब नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो एकदम चलती है और एकदम बंद हो जाती है। तो आप उसके बेसिक से लॉग देख सकते हो कि वो एग्जीक्यूट हुई, उसने कमांड रन करा और वो बंद हो गई। उसके बाद उस पर्टिकुलर कमांड के साथ क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता, उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता। दूसरा, सर्विस जो होती है आप उसको बता सकते हो कि लॉग इन टाइम पे चल, लेकिन आप उसको ये नहीं बता सकते कि हर एक मिनट बाद चल, हर एक घंटे बाद चल। आप टाइम के स्पेसिफिक सर्विसेज को रन नहीं कर सकते, लेकिन आप स्केड्यूल टास्क को रन कर सकते हो। स्केड्यूल टास्क को आप स्केड्यूल कर सकते हो, सर्विसेज को आप स्केड्यूल नहीं कर सकते। नाम से समझ आ रहा है आपको। तो एक क्लियर डिफरेंशिएशन होता है। सर्विसेज सर्विसेज है, वो यूज करी जाती है थोड़े से, आप ऐसे समझ लो, जिनके साथ आपको इंटरेक्शन करना है, जिनको आपको लगातार रन करके रखना है, और आप चाहते हो कि वो प्रोसेस बैकग्राउंड में रन करता रहे और साथ में सर्विस भी रन करती रहे। आप सर्विस से फिर आप उसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, उसका इनपुट देखो, आउटपुट देखो, लॉग्स देखो, वो सब कर सकते हो। स्केड्यूल टास्क ऐसे नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि जैसे ही यूजर लॉग इन करे ये कमांड रन हो जाए, या मैं चाहता हूं कि हर एक मिनट बाद ये कमांड रन होते रहे। बस मैं इतना चाहता हूं, मेरी काम इतना है। तो आप फिर वहां स्केड्यूल टास्क का यूज ले। तो ये दोनों में क्लियर डिफरेंशिएशन है। आई होप सो आपको इससे क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं सीधा स्क्रीन पे और देखते हैं कि एक्चुअल में इस प्रिविलेज एस्केलेशन को करा कैसे जा सकता है। तो मैं हूं ट्राईहैकमी के विंडोज प्रिवेस रूम के अंदर। अब आप लोग इसकी इमेज को बहुत ध्यान से देख लो और इसके नाम को बहुत ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि विंडोज के प्रिविलेज एस्केलेशन के काफी सारे रूम्स है ट्राईहैकमी के अंदर।
आपको स्पेसिफिक इसी वाले के अंदर आना है, विंडोज़ प्रिवेस। इसके अंदर आने के बाद आपको टास्क 1 को ओपन कर लेना है और टास्क 1 को ओपन करने के बाद आपको स्टार्ट मशीन का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। एक बार जब आप क्लिक करोगे इस पे, तो आप लोगों को आपकी आईपी मिल जाएगी। उसके लिए आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। जब टारगेट आईपी आ जाए तो आप टास्क 1 में वापस जाओगे, आपको यहाँ पे एक कमांड मिल जाएगा। ये आरडीपी का कमांड है। हमारे को टारगेट मशीन में आरडीपी करना पड़ेगा और उसके बाद हम उसकी एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं। तो इस कमांड को हम पूरा कॉपी कर लेंगे। एक चीज का ध्यान रखना कि आईपी आने के बाद आप इस कमांड को कॉपी करो, वरना यहाँ पे आईपी नहीं होगी और आपको खुद से आईपी डालनी पड़ेगी। एक बार जब कमांड को कॉपी कर लो तो हम चलते हैं टर्मिनल के ऊपर। अब टर्मिनल पे आने के बाद हम इस कमांड को पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करेंगे इस कमांड में। अब क्योंकि ये मशीन काफी पुरानी थी जब ये बनाई गई थी, तो उस समय इस कमांड का नाम था एक्स फ्री आरडीपी। अब इस कमांड का नाम चेंज हो गया है, एक्स फ्री आरडीपी 3 कर देंगे हम इसको यहाँ पे। और उसके लास्ट में जाएंगे और लास्ट में एक और ऑप्शन को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, डैश स्मार्ट साइजिंग। अभी क्या हुआ, अगर मैं बिना इस ऑप्शन के यहाँ पे लोड करूंगा आरडीपी विंडो को, तो ये जो आरडीपी विंडो है काफी छोटी सी विंडो ओपन होगी, लाइक इतनी यहाँ पे आधी स्क्रीन में ओपन होगी, जो कि हमारे लिए इनफ नहीं है, हमारे को ज्यादा विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। जब आप स्मार्ट साइजिंग ऑप्शन लगाओगे तो जितना बड़ा हमारा ये टर्मिनल का पूरा टैब या विंडो है, उतनी ही बड़ी हमारी आरडीपी की विंडो भी ओपन होगी पूरी फुल साइज स्क्रीन के अंदर। ठीक है, अब एंटर मारते हैं इस कमांड को और यहाँ पे हम आरडीपी के अंदर लॉग इन कर जाएंगे। अब जैसे ही यहाँ देखोगे तो क्योंकि हमने यहाँ पे स्मार्ट साइजिंग दिया था, तो हमारे को यहाँ पे मैक्सिमाइज का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप स्मार्ट साइजिंग का ऑप्शन नहीं देते तो यहाँ पे आपको ये मैक्सिमाइज का ऑप्शन नहीं दिखता और आपकी खाली विंडो इतनी सी रहती, जो कि काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। तो अब मैं क्या काम करूँगा, इसको यहाँ पे बड़ा कर दूंगा। अब इससे यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो बहुत गंदे से दिखेगा, ये मैं समझ सकता हूँ, पर अभी के लिए हमारे को इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब ये मशीन अपने कुछ बैकएंड के जो सर्विसेज वगैरह है वो रन कर रही है, इसको रन कर ले देंगे, थोड़ा सा टाइम लेगी ये सेटअप होने में, इसको हो लेने देंगे। और उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, सीधा सीएमडी को ओपन कर लेंगे। सीएमडी को ओपन करने के बाद अब अगर आप लोगों को फॉन्ट छोटा दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से छोटा नहीं दिखेगा, काफ़ी बड़ा साइज है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाके फॉन्ट पे जाएंगे और फॉन्ट को मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर दूंगा। यहाँ पे अभी ये 16 पे है, तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको 20 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब शायद से आपको सही साइज पे दिखेगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्केड्यूल टास्क की मदद से विंडोज में प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे किया जा सकता है। तो स्केड्यूल टास्क की मदद से विंडोज में प्रिविलेज एस्केलेशन करने के दो तरीके हैं हमारे पास, और इस मशीन में भी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं एक्सप्लॉइट करने के। अब सबसे पहले एन्यूमरेशन के भी हमारे पास दो तरीके हैं और एक्सप्लॉइटेशन के भी दो तरीके, यानी कि स्केड्यूल टास्क को ढूंढा भी दो तरीकों से जा सकता है और एक्सप्लॉइट भी दो तरीकों से करा जा सकता है। तो हम लोग क्या करने वाले, अपनी पहली टेक्निक में पहले तरीके से एन्यूमरेट करेंगे और पहले तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे, और फिर उसके बाद दूसरी टेक्निक के अंदर दूसरे तरीके से एन्यूमरेट करेंगे और दूसरे तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे, ताकि आपको दोनों तरीके के एन्यूमरेशन और दोनों तरीके के एक्सप्लॉइटेशन के बारे में पता चल जाए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली टेक्निक के साथ, जो कि होने वाली है स्केड्यूल टास्क कमांड की मदद से स्केड्यूल टास्क को ढूंढना और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की मदद से प्रिविलेज एस्केलेशन करना। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास विंडोज में स्केड्यूल टास्क नाम का एक कमांड आता है, SCHTASKS। ठीक है, स्केड्यूल टास्क जिसकी फुल फॉर्म हुई। उसके बाद हम यहाँ पे इसको बोलेंगे कि हमारे को सारे स्केड्यूल टास्क दिखाता है। अगर मैं यहाँ पे अभी एंटर मारूंगा तो ये सारे स्केड्यूल टास्क हमारे को दिखाएगा, और ये टेबल फॉर्मेट बोलते हैं हम इसको, टेबल फॉर्मेट, जिसमें ऐसे लाइन वगैरह आ रही है। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं फॉर्मेट चेंज करूंगा, थोड़े और अच्छे फॉर्मेट में मेरे को अगर डेटा को देखना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, फॉर्मेट, आउटपुट फॉर्मेट के लिए F4। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दे दूंगा लिस्ट फॉर्मेट। यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट होता है, एक लिस्ट फॉर्मेट होता है, एक CSV फॉर्मेट होता है। हमारे को लिस्ट फॉर्मेट में देखना है, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। एंटर मारेंगे। अब इससे क्या होगा कि मेरे को सीधा एक के नीचे एक सारी जितने भी हमारे स्केड्यूल टास्क है वो यहाँ पे दिख जाएंगे हमारे को सारे। ठीक है, ये टास्क का नेम है, कौन सा टास्क रन कर रहा है, उसका नेम क्या है, उसका स्टेटस क्या है, डिसेबल्ड है नहीं है, वो सब हमारे को यहाँ पे दिख जाएगा। अब इससे हमारे को ना यहाँ पे एक चीज समझ आती है। आप बहुत सारे स्केड्यूल टास्क अपने सामने देख रहे हो, अगर आप टास्क नेम देखोगे, कॉमन पैटर्न है कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बहुत सारे टास्क है।
अब हमारे को इनसे कोई मतलब नहीं है। देखो विंडोज बहुत सारे बाय डिफॉल्ट रन करता है स्केड्यूल टास्क, लेकिन हमारे को उनसे लेना देना नहीं है। हमारे को चाहिए वनरेबल वाला जो कि इंटेंडेडली डाला गया होगा इस मशीन के अंदर उसको सॉल्व करने के लिए। अब वो माइक्रोसॉफ्ट का तो है नहीं, वो विंडोज का तो है नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इसके अंदर होगा नहीं। तो हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे जिससे ये वाले हट जाए, जितने भी टास्क हैं, जो ये वाले टास्क हैं वो सब हट जाए, हमारे को वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, ग्रैप करेंगे। अब जैसे लिनक्स में ग्रैप होता है ना, वैसे ही यहाँ पे विंडोज के अंदर फाइंड एसटीआर होता है, फाइंड स्ट्रिंग। ठीक है, और उसका हम क्या बोलेंगे, इग्नोर केस, यानी कि केस को मत ध्यान देना, अपर केस लोअर केस। और मैं इसको बोलूंगा खाली मुझे पहले टास्क नेम दे, जितने भी टास्क नेम है ना सारे वो दे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टास्क नेम। अब मैंने टास्क नेम यहाँ पे स्मॉल में दिया, जो कि स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेते हैं। अब मैंने टास्क नेम को स्मॉल में दिया है। ठीक है, उससे यहाँ पे मैंने डैश आई लगाया था, तो उससे क्या होगा कि जो ये कैपिटल वाले टास्क नेम है ये भी आ जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा तो सिर्फ टास्क नेम मेरे को दिखाई देंगे सारे, और यहाँ पे हमारे सारे टास्क नेम प्रिंट हो गए खाली। अब इसमें से मैं यहाँ पे दोबारा से इसी के अंदर फाइंड एसटीआर यानी दोबारा ग्रैप करूंगा इसके अंदर, और इस बार मैं क्या ऑप्शन दूंगा, अगेन यहाँ पे इग्नोर केस का ऑप्शन दूंगा, और यहाँ पे एक नया ऑप्शन दूंगा कैपिटल वी। कैपिटल वी का मतलब है इनवर्स, यानी कि जो स्ट्रिंग मैं इसके आगे देने वाला हूं, कि जो स्ट्रिंग आपको ढूंढनी है, जैसे मैं यहाँ पे क्या देने वाला हूं, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, तो यानी कि जिसके अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट होगा, ठीक है, ये उसको ग्रैप करेगा, फाइंड एसटीआर का काम ही है। लेकिन डैश भी उसका अपोजिट कर देता है, यानी कि जिसके अंदर भी ये वर्ड है ना माइक्रोसॉफ्ट, उसे मत ढूंढो, उसके अलावा हमारे को दिखाओ क्या क्या ऑप्शंस आपके अवेलेबल है। ये रिवर्स काम करता है। तो फाइंड एसटीआर जो काम करने के लिए बना है उसी का रिवर्स कर देता है ना डैश वी। तो ये हमारे को जो चीज हमने इसको दी है उसकी जगह पे दूसरा कुछ फाइंड करके हमारे को देगा जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ना हो। और इसने हमारे को दिया है एक टास्क नेम, यहाँ पे हमारे को मिला है जिसका नाम है सेव क्रेड। ये यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ऐसा कौन सा है जिसका नाम है सेव क्रेड। ठीक है, अब मेरे को इसकी डिटेल देखनी है, वो भी बहुत सिंपल है। इसके लिए सेम कमांड का मैं यूज करूंगा, स्केड्यूल टास्क, फिर उसके बाद डैश टी एन, टास्क नेम ऑप्शन देंगे टी एन, उसके बाद यहाँ पे नाम देंगे टास्क का जो कि है सेव क्रेड। ठीक है, जो हमारे को मिला है, और यहाँ पे कैपिटल एस, यहाँ पे ये ध्यान रखना। ठीक है, सेव क्रेड। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऑप्शन दूंगा डैश एफ ओ लिस्ट, लिस्ट की फॉर्मेट में दिखाओ। और मेरे को उसकी सारी डिटेल्स देखनी है, इसलिए मैं डैश वी का ऑप्शन दूंगा वर्बोस। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी, मेरे को यहाँ पे देखनी है मेन इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना। मेन इन्फॉर्मेशन कौन सी होने वाली है, सबसे पहली मेन इन्फॉर्मेशन कि क्या टास्क को रन करने वाला है, यानी कि जो स्केड्यूल टास्क है क्या कमांड या क्या फाइल को ये रन करने वाला है। तो ये इस फाइल को रन करने वाला है। सी के अंदर एक प्रिवेस नाम की फाइल है सेव क्रेड डॉट बैट, ये इसको रन करने वाला है। तो ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, हम इसको देख सकते हैं कि ये फाइल क्या है। और इसका ऑथर कौन है, ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ये किसने लिखी है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर ने लिखी है, इस सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर ने। और उसके बाद हमारे को स्केड्यूल टाइप भी दिखता है एट लॉग ऑन टाइम, यानी कि जब भी यूजर लॉग इन करेगा तब ये स्क्रिप्ट रन करेगी एक बार। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे ना, अब देखो यहाँ पे आती है स्केड्यूल टास्क की बात। तो जैसे क्रॉन जॉब्स होती है उसमें आप डिफाइन कर सकते हो कब रन करना है, कब रिपीट करना है, इस बार बार इसको कब रन करना है। तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कौन से डेज पे, कौन से मंथ पे, स्टार्ट टाइम कब होगा, एंड टाइम क्या होगा, कब कब रिपीट करना है, वो सब यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो इसकी मदद से। जो कि यहाँ पे डिफाइन नहीं, तो ये खाली लॉग ऑन टाइम पे रन करेगी, इसका मेन टास्क ये है। समझ गए इस बात को। अब यहाँ पे आती है हमारी मेन टेक्निक कि हम इसकी मदद से एक्सप्लॉइटेशन कैसे कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पे एन्यूमरेशन कंप्लीट कर लिया और हमारे को मिल गई है एक अपनी स्केड्यूल टास्क जो हमारे को लग रहा है कि थोड़ी सस्पिशियस है, तो यहाँ से एक्सप्लॉइटेशन चालू होता है। एक्सप्लॉइटेशन में हम यूज करने वाले पहली टेक्निक कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो हमारे को स्केड्यूल टास्क की मदद से मिल सकती है उससे कैसे प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। तो अब हमारे को इस टास्क की मदद से एक फाइल मिली है जो बार बार रन हो रही है, तो हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर है क्या। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे टाइप कमांड लिखूंगा और पेस्ट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे एक बैट, क्योंकि ये बैट एक्सटेंशन है तो ये बैच फाइल है, और ये बैच फाइल क्या काम कर रही है, ये कमांड को रन कर रही है, रन एस कमांड। ठीक है, और ये बोल रही है कि यूजर एडमिन में लॉग इन करो विद द सेव्ड क्रेडेंशियल, जो भी क्रेडेंशियल सेव्ड है उसकी मदद से लॉग इन करो और सीएमडी उसका ओपन करो और फिर एग्जिट कर जाओ। पता नहीं क्यों ऐसे कर रखा है इसने, पर ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक फेक कीबोर्ड की तरीके से सेंड कीज करी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो ये होता है ना, ये प्रॉम्प्ट देता है, रन एस काफी बार प्रॉम्प्ट देता है कि भैया लॉग इन करते हुए पासवर्ड डालो। तो पासवर्ड डालने के लिए यहाँ पे मैनुअली किसी को डालना पड़ता है। तो यहाँ पे इसने इसकी मदद ली है कि यहाँ पे कीज डालो पासवर्ड 123 और उसके बाद एंटर पे क्लिक करो। ठीक है, तो ये पासवर्ड डाल रहा है बेसिकली। जब ये लॉगिन करेगा इस कमांड की मदद से तो पूछेगा पासवर्ड क्या है, तो ये फिर पासवर्ड भेजेगा इसकी मदद से, पासवर्ड 123, और एंटर पे क्लिक करेगा। तो हमारे को यूजर नेम भी मिल गया और हमारे को पासवर्ड भी मिल गया। तो बहुत ईजी है अब हमारे लिए लॉगिन करना। तो यहाँ पे हम रन एस कमांड की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। रन एस कमांड सूडो की तरह होता है, जैसे सूडो होता है लिनक्स में, वैसे यहाँ पे विंडोज में रन एस होता है। तो मैं यूज करूंगा रन एस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूजर
कोलन एडमिन, यहाँ पे यूजर नेम डिफाइन करेंगे, किस यूजर नेम में हमारे को जाना है, और उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा क्या मेरे को रन करना है इस यूजर की मदद से, cmd.exe। जैसे सूडो में आप बताते हो ना जो कमांड आपको रन करना है सूडो के बाद, तो यहाँ पे मैंने बताया कि cmd.exe को रन करो। अब मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा तो मेरे से बोलेगा पासवर्ड दो। पासवर्ड में मेरे को पता है क्या है, पासवर्ड 123, तो मैं डालूंगा पासवर्ड 123, एंटर मारेंगे और हमारा नया CMD एक नया ओपन हो गया जो हमने उससे मांगा था प्रोसेस। ठीक है, उसकी जगह आप कुछ भी अपना रिवर्स शेल वगैरह कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं करूँ हूँ एम आई, तो मैं यहाँ पे एडमिन यूजर बन चुका हूँ, प्रिविलेज एस्केलेशन डन। ये हो गई हमारी पहली टेक्निक। अब अगर आप लोग लग रहा होगा कि रनएज में मैंने सेव क्रेड नहीं पढ़ा है, तो ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, एक दूसरी टेक्निक में काम आने वाला है, इसलिए मैं इसको अभी कवर नहीं करूंगा। इसको आगे जाके हम जरूर देखेंगे, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि है क्या, कैसे यूज होता है उसके बारे में। अब नेक्स्ट यहाँ पे टेक्निक पे आते हैं, टेक्निक नंबर 2, जिसमें हमारा एन्यूमरेशन का तरीका भी बदलने वाला है और एक्सप्लॉइटेशन भी बदलने वाला है। ठीक है, उस पर आते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और हम चलते हैं। अब लेट से जनरल एन्यूमरेशन कर रहे हैं हम एक मशीन की, तो सबसे पहले मैं सी ड्राइव पे जाके देखूंगा कि क्या क्या है। ठीक है, तो CD करेंगे, सी ड्राइव पे डिर करेंगे और यहाँ पे हमारे को एक इंटरेस्टिंग फोल्डर मिलता है जो कि यूजुअली विंडोज में नहीं होता, डेव टूल्स। तो उसके अंदर चलते हैं, डेव टूल्स के अंदर, और देखते हैं यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे मैं करूंगा डिर, और डिर करने के बाद हमारे को यहाँ पे एक PS1 यानी कि पावर शेल स्क्रिप्ट मिलती है, PS1 फाइल यानी कि पावर शेल स्क्रिप्ट। तो इस फाइल के अंदर हमारे लिए क्या है वो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्या पता इसके अंदर भी सेंसिटिव डेटा हो जिसका हम यूज ले पाए। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, टाइप और उसके बाद cleanup.ps1, यहाँ पे देखेंगे। अब ये स्क्रिप्ट क्या काम कर रही है, जितने भी पुराने लॉग्स हैं उसको हर मिनट, एवरी मिनट उसको डिलीट कर रही है। यहाँ पे एक कमांड है पावरशेल का, रिमूव आइटम, और जितनी भी लॉग्स फाइल है उनको डिलीट कर रही है बेसिकली, और ये हर मिनट रन हो रही है। अब ये क्या है, क्योंकि ये हर मिनट रन कर रहे हैं कमांड को, तो इसको भी टेक्निकली क्या बोला जाएगा, इसको भी एक स्केड्यूल्ड टास्क बोला जाएगा। अब जो ऑथर है इस मशीन का, उसने इसको कैसे रन करा है वो उस पर डिपेंड करता है, वो इसके लिए सर्विसेज का यूज ले रहा है, किसी और चीज का यूज ले रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारे को स्केड्यूल टास्क के अंदर तो नहीं दिखे, विंडोज में जितने भी स्केड्यूल टास्क होते हैं वो आपको एक्चुअली दिख जाते हैं स्केड्यूल टास्क कमांड की मदद से, लेकिन ये वाला हमारे को नहीं दिखा, तो वो बैकएंड में हमारे को नहीं पता वो उसको कैसे कर रहा है। बट टेक्निकली अगर आप डेफिनेशन पे जाओगे तो ये एक स्केड्यूल टास्क है, क्योंकि ये हर मिनट रन कर रहा है। ठीक है, ये हमारे को यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे आती है, ये हो गया हमारा दूसरा एनिमेशन टेक्निक, कि अगर आपको कोई सस्पिशियस फाइल मिलती है, ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हो कि क्या वो हर मिनट रन कर रही है। अब यहाँ पे इनकेस हमारे को बताया गया, अब लेट से हमारे को नहीं बताया जाता कि ये हर मिनट रन कर रही है नहीं कर रही, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये हर मिनट रन कर रही है और ये एक शेड्यूल टास्क है या नहीं। उसके लिए यहाँ पे हमारे को अपनी टेक्निक नंबर 2 एनिमेशन की लगानी पड़ेगी। कैसे ढूंढ सकते हैं हम खुद से। अब विंडोज में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम ये पता लगा पाए कि कोई एक पर्टिकुलर फाइल हर मिनट के बाद रन कर रही है या नहीं कर रही। जैसे लिनक्स में ये ऑप्शन अवेलेबल है, लिनक्स में हमारे पे इसके लिए स्पेसिफिक टूल भी आता है, PSPY64। ठीक है, लेकिन विंडोज में ऐसा कोई टूल अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे एक टूल अवेलेबल है प्रोसेस मॉनिटर, या अदर इसके ऑल्टरनेटिव टूल्स भी अवेलेबल है, वो सारे लेकिन आपसे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांगेंगे, जो कि हम प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम लो प्रिविलेज्ड यूजर है और हमारे को बनना ही एडमिनिस्ट्रेटर है। उसके क्रेडेंशियल्स होते तो हम प्रोसेस मॉनिटर का यूज ही क्यों करते। ठीक है, तो वो तो हमारे पे है नहीं, तो वो ऑप्शन हमारा बाहर हो गया। तो अब हमारे पे क्या ऑप्शन बचता है कि क्या कोई विंडोज में ऐसा टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम, जिससे हमारे को पता चल पाए कि एक फाइल हर मिनट के बाद बार बार रन हो रही है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पे अवेलेबल है? तो प्रॉब्लम ये है कि ऐसा भी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता विंडोज में, जिस कमांड की मदद से आपको ये पता चल पाए कि ये फाइल बार बार रन कर रही है। तो अब हमारे पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है? अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पे ये बचता है कि इस फाइल के अंदर कुछ ऐसा कमांड देना जिससे हम ये पता लगा पाए कि क्या ये हर मिनट बाद रन कर रही है नहीं कर रही, वो हमारे को देखना पड़ेगा। अब इस फाइल के अंदर राइट करने के लिए, सबसे पहले इसके अंदर कोई कमांड डालने के लिए हमारे को पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारे पास क्या राइट की प्रिविलेज है भी इस फाइल पे या नहीं। उसको तरीके पता लगाने के हमारे पास 3 है बेसिकली विंडोज के अंदर, वो तीनों मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि अब देखो, ये तरीके में आपको छुड़वा भी सकता था, आपको सीधा सीधा मेन में दिखा देता, पर क्योंकि हमारी सीरीज में मेरी कोशिश ये रहेगी स्पेसिफिकली कि पूरी नॉलेज आपको ट्रांसफर करी जाए, आपको नॉलेज से पता हो, और उसके बाद आप डिसाइड करो। जब आपके पास भरपूर नॉलेज होती है तो आप डिसाइड करो कि मेरे को कौन सी नॉलेज कब कहाँ अप्लाई करनी है। तो मैं तीनों तरीके आपको दिखाऊंगा और आपकी मर्जी आप कैसे यूज करना चाहते हो। सबसे पहला तरीका होता है, विंडोज में उसके लिए कमांड आता है फाइल्स की परमिशन देखने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ICACLs। ठीक है, यानी कि iCalcs बोल लो या कुछ भी आप बोल सकते हो इसका नाम, तो मेरे को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, पर ICACLs। अब यहाँ पे ये जो कमांड है ये हमारे को बताता है कि एक फाइल के पास हमारी क्या क्या प्रिविलेज है। तो यहाँ पे मैं एंटर मारूंगा और यहाँ पे हमारे को सारी प्रिविलेजेस इसकी दिखा देगा। अब इसकी प्रिविलेज पढ़ने का तरीका क्या है, इसने तो बहुत सारा डेटा दिखा दिया, इसको पढ़ते कैसे वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब ये हमारे को सबसे पहले एक फाइल नेम दे रहा है। अब आपको जो इसका आउटपुट आ रहा है ना, उसको 2 हिस्सों में बांट लेना है। कैसे? आपको यहाँ पे देखना है,
पहला पार्ट ये रहेगा और दूसरा पार्ट इसके नीचे। अब आप कहोगे कि भाई मेरे को कैसे पता चलेगा कौन सा पहला पार्ट कौन सा दूसरा पार्ट? तो आपको दिखेगा कि यहाँ से इसके बाद से आइटम्स रिपीट होने लग रही है। पहले बिल्ट इन यूजर्स की परमिशन बता रहा है, फिर एंटी अथॉरिटी सिस्टम की, फिर एडमिनिस्ट्रेटर की सिस्टम के, और फिर स्पेसिफिक इस होस्ट नेम के एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन, फिर दोबारा से एंटी अथॉरिटी सिस्टम की परमिशन बता रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया, फिर से एडमिनिस्ट्रेटर की बता रहा है और फिर यूजर्स की जो इसने पहले बता दी थी। तो यहाँ पे रिपीट कर रहा है इनकी परमिशन। तो यहाँ पे ये दो हिस्सों में बटा हुआ होता है इसका आउटपुट। तो मैं बताता हूँ, जो ये पहला हिस्सा है ये बताता है कि हमारी परमिशन क्या है इस फाइल पे परमिशन पहला हिस्सा बताता है खाली। तो अब देखेंगे यूजर्स ग्रुप का जो भी पार्ट है, तो हर यूजर एक यूजर्स ग्रुप का पार्ट होता ही होता है। हर यूजर विंडोज पे बाय डिफॉल्ट वो यूजर्स ग्रुप का पार्ट होता है। तो हम लोग भी यूजर्स ग्रुप का पार्ट होंगे, तो हमारे को मॉडिफाई की परमिशन है। मॉडिफाई की परमिशन का मतलब क्या हुआ? रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन है, यानी कि राइट की भी है इंक्लूडिंग। तो हमारा काम तो हो गया, रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन मिल गई, ठीक है, यही हमारे को चाहिए थी। फिर एंटी अथॉरिटी सिस्टम को फुल एक्सेस की परमिशन है। फुल एक्सेस की परमिशन का क्या मतलब होता है? फुल एक्सेस का मतलब होता है रीड राइट एग्जीक्यूट। अब एक जेनरिक सा क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए विंडोज की परमिशन को लेके, कि मॉडिफाई का मतलब भी रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकते हैं फाइल पे, और फुल एक्सेस का मतलब भी रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो क्या आपको इसका डिफरेंशिएशन पता है कि क्या डिफरेंस है मॉडिफाई और फुल एक्सेस में? तो फुल एक्सेस में ना हमारे को एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है जो कोई मॉडिफाई में नहीं होता। अब मॉडिफाई में आप रीड राइट एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो फाइल को। काफी लोगों को लग रहा होगा डिलीट, आप डिलीट भी कर सकते हो, फुल एक्सेस में भी डिलीट कर सकते हो। पर फुल एक्सेस का मतलब ये होता है कि मैं इस फाइल की परमिशंस को चेंज भी कर सकता हूं। मैं चाहूं तो यूजर्स को भी फुल एक्सेस दे सकता हूं, लेकिन जिसके पास मॉडिफाई है ना, वो इस फाइल की परमिशंस को चेंज नहीं कर सकता, वो यूजर्स को फुल एक्सेस नहीं दे सकता। फुल एक्सेस वाला ही परमिशंस को चेंज कर सकता है, मॉडिफाई वाला नहीं। लेकिन मॉडिफाई वाला इस फाइल पे कर सब कुछ सकता है, डिलीट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। समझ गए? और अब आते हैं नीचे की तीन। नीचे की तीन हमारे को क्या बताती है? नीचे की तीन बताती है कि ये जो फाइल है जिस फोल्डर के अंदर है, डेव टूल्स फोल्डर, उसकी जो परमिशन है वो भी इसने इनहेरिट करी है। यानी कि ये आई दिख रहा है यहाँ पे, आई इनहेरिट इनहेरिट इनहेरिट। तो वो बोल रहा है कि जो ये डेव टूल्स फोल्डर है ना, डेव टूल्स फोल्डर पे एडमिनिस्ट्रेटर जो सिस्टम एंटी अथॉरिटी यूजर है और एडमिनिस्ट्रेटर है, इनको फुल एक्सेस है, फुल एक्सेस है। अब इस फोल्डर पे अगर फुल एक्सेस है एंटी अथॉरिटी सिस्टम को, तो ऑटोमेटिकली इस फाइल पे भी हो जाएगा। तो बेसिकली मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो ये फोल्डर की प्रिविलेज है, डेव टूल्स फोल्डर की। जिस फोल्डर के अंदर ये फाइल है ये उसकी प्रिविलेजेस होती है, और ये इस पर्टिकुलर फाइल की होती है। अगर मान लो इस फोल्डर पे आपकी फुल एक्सेस है, इस फोल्डर पे आपको फुल एक्सेस है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि इस फोल्डर पे फुल एक्सेस है आपको, और इस फाइल पे आपको खाली रीड का एक्सेस है। इस फाइल पे यहाँ पे लिखा रहा है कि आपके पास खाली रीड का है। तो क्या आपके पास फुल एक्सेस होगा या रीड होगा? तो आपके पास फुल एक्सेस होगा। हमेशा फोल्डर के जो प्रिविलेजेस होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं। तो अगर फोल्डर कह रहा है कि आपके पास फुल एक्सेस है, तो फुल एक्सेस है, चाहे रीड कुछ भी, चाहे जो फाइल की प्रिविलेज है वो कुछ भी बोले, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो इनहेरिटेड वाली परमिशन है ये इंपॉर्टेंस रखती है काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये इनहेरिटेड, आई का मतलब होता है इनहेरिटेड हुई है, जो इस फोल्डर से इस फाइल के अंदर आई है। समझ गए इस बात को? तो ये हो गया यहाँ पे क्लियर। अब आते हैं सेकंड कमांड पे। सेकंड कमांड आपने बहुत कॉमनली लोगों को यूज करते हुए देखा होगा, जिसका नाम है एक्सेस चेक, जो कि सिस इंटरनल्स की तरफ से आती है, ठीक है। सिस इंटरनल टूल किट है एक पूरी, उसकी तरफ से आती है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। पर वो आपको एडिशनली डालनी पड़ती है सिस्टम पे, पहले से नहीं होती वो विंडोज के अंदर, तो आपको वो ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो वो हम देखते हैं उसको कैसे यूज करते हैं। वो ऑलरेडी हमारे को ऑथर ने दी है, कहाँ पे? सी के अंदर, प्रीवेस के अंदर, एक्सेस चेक, ठीक है, एक्सेस चेक EXE। और आपको यहाँ पे इसकी फाइल का नेम दे देना है क्लीन PS1। ये एंटर मारेंगे और यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये आपको यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन करने को बोलता है, एग्री। अब आप सोचो आपके पास खाली कमांड प्रॉम्प्ट है, आपने नेटकैट की मदद से रिवर्स शेल लिया है, तो आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे इसकी मदद से। तो यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक करोगे तभी ये आगे बढ़ता है, ये इसके साथ प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हो एक ऑप्शन को पास करने के साथ। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन पास कर सकते हो, एक्सेप्ट यूला एग्रीमेंट, ठीक है। वो जो एग्रीमेंट आया था या जो लाइसेंस आया था उसको एक्सेप्ट करने को बोल रहे हैं कि ऑटोमेटिकली उसको बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर लो, हम बोलते हैं। एंटर मारेंगे और अब वो नहीं आएगा और आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपका काम हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अपना बहुत बड़ा सा बैनर प्रिंट करता है, ये बड़ी दिक्कत है। तो ये मेरे को बैनर भी नहीं चाहिए, ये बैनर कैसे हटाएं वो देखते हैं, ठीक है। तो ये बैनर हटाने के लिए यहाँ पे मैं ऑप्शन लूंगा -Q क्वाइट के लिए। अब वो बैनर भी नहीं आया और हमारे को यहाँ पे अपना आउटपुट नॉर्मली दिख रहा है। और ये आउटपुट नॉर्मली भी कैसे है? ये भी सेम वही इंफॉर्मेशन हमारे को बता रहा है, ठीक है, कि इस फाइल पे जो यूजर्स ग्रुप का पार्ट है उनको रीड राइट का दोनों का एक्सेस है, रीड और राइट, ठीक है। ये आपको एग्जीक्यूट का डायरेक्टली नहीं बताता, एग्जीक्यूट की परमिशन। आप ये मत सोचने कि एक्स नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे एग्जीक्यूट की नहीं है, उसके लिए अलग तरीका है, मैं अभी बताऊंगा। ये भी वही सेम इंफॉर्मेशन दे रहा है जो iCalcs। इसलिए मुझे स्पेसिफिकली iCalcs ज्यादा पसंद है, क्योंकि एक्सेस चेक आपको स्पेसिफिकली ट्रांसफर करना पड़ता है पूरे मशीन में। अगर आप लोगों को ऑलरेडी
आई कैल्क दिया हुआ है सिस्टम पे ऑलरेडी, विंडोज में प्री इंस्टॉल्ड आता है, तो भाई उसी का यूज़ कर लो। लेकिन काफ़ी लोगों को उसका आउटपुट काफ़ी हार्ड लगता है, पढ़ने में नहीं आता, क्योंकि उन्होंने समझा नहीं। अब मैंने आपको समझाया, मेरे ख्याल से अब आपको ईजिली समझ आ जाएगा। नीचे के आइटम पे भी ध्यान दो, ऊपर पे भी, ये 2 हिस्सों में पढ़ोगे आप, ठीक है। फोल्डर की क्या प्रिविलेज है और फाइल की क्या प्रिविलेज है। अगर फाइल खुद से कहता है कि एफ या एम, तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे खाली रीड की परमिशन है और आपको दिखता है कि नीचे फोल्डर पे फुल एक्सेस है, तो आपको फुल एक्सेस है, आप ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आपको पढ़ना है। ये हो गया। अब इसको थोड़ा और इजी अगर आपको करना है, क्यों लोग एक्सेस चेक को यूज करते हैं, क्योंकि ये और इजी आपको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यू ऑप्शन ऐड कर दूंगा यूजर के लिए, कि मेरे को खाली मेरे यूजर का बताओ, तो मैं यहाँ पे दूंगा कि मेरे यूजर का जो यूजर नेम है वो यूजर है। एक्चुअली हमने लॉगिन करा आईडीपी में यूजर में, नाम ही यूजर नेम यूजर है हमारा। तो मैं बोलूंगा मेरे यूजर के लिए बताओ खाली, मेरे को बाकी की चीजें मत दिखाओ। तो मैं एंटर मारूंगा, तो ये मुझे खाली अब मेरे यूजर के बताया कि आपके यूजर के लिए इस वाली फाइल पे आपको रीड और राइट की परमिशन है। अब आप देखना चाहते हो, मान लो कि आपको एग्जीक्यूट की परमिशन है या नहीं, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे वी देना पड़ेगा वर्बोस के लिए, मुझे और डिटेल में बताओ। एंटर मारेंगे, अब ये आपको वर्बोस और डिटेल में बताएगा कि आपको रीड राइट की परमिशन तो है ही, प्लस उसके अलावा आप इस फाइल को डिलीट भी कर सकते हो। और भी बहुत सारी आती है कि आप ये जो फोल्डर है करंट फोल्डर, ठीक है, उस फोल्डर को भी, उस फोल्डर की डायरेक्टरीज को भी लिस्ट कर सकते हो, ठीक है, ट्रेवर्स कर सकते हो, उसके अंदर सब डायरेक्टरीज बना सकते हो। ये सब यहाँ पे आपको मिलता है। प्लस आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आप इस फाइल को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। ये इसको देखने का तरीका होता है। आई होप सो क्लियर हो गया। अब आता है लास्ट तरीका, तीसरा तरीका, जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, जो सबसे ईजी मुझे लगता है। मैं क्या काम करता हूँ, सीधा इको हेलो, ठीक है, और फाइल का नेम दे दूंगा, और इसमें सॉरी रीडायरेक्ट का साइन भूल गया, रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, कोई एरर नहीं आया, टाइप करके देख लेंगे, और मेरे को राइट की परमिशन है। तीसरा तरीका सबसे इजी, जो मेरा फेवरेट है, मैंने अपने एग्जाम में ऐसे ही करा था, ठीक है, और मैं अपने पूरे टाइम ऐसे ही करता हूँ। अभी भी तक मैं भी कहीं पे भी मेरे को परमिशन चेक करनी होती है, मैं ऐसे करता हूँ। ऑल दो मेरे को आई कैल्क भी यूज़ करना आता है, एक्सेस चेक भी, पर बेस्ट तरीका यार सीधा ये इको कर लो ना। क्यों इतनी मेहनत करते हैं, मैं पूरे पूरे राइटअप पढ़ता हूँ, लोग भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, वी हैव ट्रांसपोर्ट एक्सेस चेक, और फिर हम देखेंगे, मतलब ठीक है कूल लगने के लिए अच्छा लग सकता है, पर क्या जरूरत है यार, इको कर लो ना। लोगों को लगता है, काफ़ी बार मेरे को समझ आता है उनका आर्ग्यूमेंट, कई बार काफ़ी लोगों का, वो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि स्क्रिप्ट ना ब्रेक हो जाए। कई बार स्क्रिप्ट में आप लास्ट लाइन में ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए अपेंड कर लो यार, मतलब इतना क्या डरना है, उसके लिए ऐसे नीचे डबल साइन देके अपेंड कर लो। तो पर हर किसी की अपनी चॉइस होती है, तो वो उनकी मर्जी है। पर दिस इज व्हाट आई लाइक, इससे मेरे को पता चलता है कि राइट की प्रिविलेज है। अब क्योंकि मेरे पे राइट की प्रिविलेज है, मेरे को ये पता लग गया है, तो वापिस आते हैं हम टॉपिक पे कि कैसे पता लगेगा कि क्या ये एक शेड्यूल टास्क है या नहीं, क्या ये हर कुछ टाइम बाद रन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं क्या काम करूंगा, इसके अंदर एक ऐसा कमांड डाल दूंगा जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, एक कमांड लिखते हैं इको, ठीक है, और मैं इसे बोलता हूँ कि इको करो, इको करो, इको, और कुछ नहीं, ब्लैंक इको करवा देते हैं, ठीक है। ब्लैंक इको करो, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, यूजर फोल्डर के अंदर एक test.txt फाइल बना दो, ठीक है। और मैं इसको करवा देता हूँ, डाल देता हूँ क्लीनअप वाली फाइल में। तो ये क्या काम करेगा, ये कमांड को लिख देगा उस फाइल के अंदर, ठीक है, और इस PS1 फाइल के अंदर, पावरशेल के अंदर। और जब पावरशेल इस कमांड को रन करेगा, इस पर्टिकुलर कमांड को, तो वो एक test.txt फाइल बना देगा, जिससे हमारे को पता चल जाए, अगर ये फाइल बन गई तो हमारे को पता चल जाएगा कि ये फाइल बार बार रन हो रही है। इससे हमारे को पता चल जाएगा एक स्केड्यूल टास्क है। ये थोड़ा सा क्रिएटिव तरीका हो सकता है, लॉजिकली भी आपको सोचना पड़ता है। सिर्फ आपको कमांड्स लिख लिए नोट्स में, उससे काम नहीं चलेगा, आपको कई बार अपना दिमाग क्रिएटिवली भी लगाना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं विंडोज पे वापस। ये है विंडोज। विंडोज इतना ईजी नहीं है जितना लिनक्स का वर्ल्ड है। ये लिनक्स पे काम कर जाता है, कमांड बिल्कुल सिंपल। विंडोज ऐसा नहीं है, विंडोज के लिए सिंगल कोड कोई मैटर नहीं करते। तो ये जो कमांड है ये ब्रेक हो जाएगा यहीं पे, जैसे स्पेस आया ना यहाँ पे, ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये इको कर देगा एक सिंगल कोट और इको वर्ड को विद अ स्पेस, और उसको कहाँ लिख देगा, PS1 फाइल के अंदर, इतने पार्ट को इग्नोर कर देगा। अजीब है विंडोज थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको इसको तरीका क्या होता है विंडोज में करने का, सिंगल कोट उसके लिए मैटर नहीं करते, तो सिंगल कोट देने की पहले बात तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे ना हमारे को एक रीडायरेक्शन का साइन भी देना था। अब आती है आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब आपने यहाँ पे रीडायरेक्शन का साइन दे दिए, तो ये क्या काम करेगा, इको कर देगा इको को और इस फाइल के अंदर, ठीक है। अभी तो इसको बचाने के लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, एक कैरेट का साइन दे दूंगा। यानी कि ये क्या काम करता है, कैरेक्टर एस्केपिंग का काम करता है। यानी कि अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इको बोल रहा हूँ, इको को बोल रहा हूँ, ऐसे पढ़ो आप, मैं इको को बोल रहा हूँ कि इस पूरी चीज को इको कर दो cleanup.ps1 फाइल के अंदर, इसको पूरे को इको कर दो, ये मैं इसको बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे विंडोज में सिंगल कोट से कुछ नहीं होता, आप सिंगल कोट दोगे भी तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, और वो काम ढंग से नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए आपका इस तरीका है कि आपको सिंगल कोट देने की जरूरत ही नहीं होती विंडोज में।
आपको बस यहाँ पे जो भी चीज़ इको करानी है वो सीधा फाइल में करा सकते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हमारे को एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना पड़ रहा है रिडायरेक्शन वाला, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो क्या काम करेगा, इस इको को राइट कर देगा इस फाइल के अंदर, जो कि हमारे को नहीं कराना है। तो मेरे को इसको एस्केप कराना पड़ेगा, कैरेक्टर एस्केपिंग जिसे हम बोलते हैं, कि इसको मैं बोल रहा हूँ इको को कि इसको पढ़ो ही मत, इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कैरेट साइन दे दूंगा। तो अब क्या होगा, ये वाला जो इको है वो इसको इग्नोर कर देगा और पढ़ेगा इन्हीं रिडायरेक्शन साइन को। अब मैं एंटर मारता हूँ, काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है मुझे पता है, पर एक बार समझोगे, समझने की कोशिश करोगे तो 2-3 बार देखना आ जाएगा समझ में, और ये ईजी तरीका है, मैं भी बता रहा हूँ, क्योंकि आप ट्रांसफर करोगे तो उससे बेटर है। एंटर मारेंगे, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ टाइप करके क्लीन अप फाइल को। तो यहाँ पे हमने जो डाला, देखो वो कैरेट का साइन गायब हो गया ना, तो वो सिर्फ इस इको को बताने के लिए था कि इस वाले रिडायरेक्शन साइन को इग्नोर करो। तो अब ये पूरा जो हम चाहते थे वो यहाँ चला गया, ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगा, CD करूँगा, या CD करने की जरूरत नहीं है, डिर कर लेते हैं, डिर, ठीक है, सी यूजर्स के अंदर और यूजर के अंदर यहाँ पे ऐसे करते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे test.txt क्रिएट हो गई हमारी, ठीक है। स्पेसिफिक सेम टाइम पे 1:35 हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है जो टाइम, और यहाँ पे 1:35 हो रहा है, तो अभी क्रिएट हुई है जस्ट। तो हमारा काम यहाँ पे हो गया, समझ गए इस बात को, यानी कि ये रन कर रही है बार बार। इससे हमारे को कंफर्म हो गया कि जो भी कमांड हम इसके अंदर डाल रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब बस हमारे को रिवर्स शेल डालना है और हमारा रिवर्स शेल एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसको करने के लिए हम revshells.com पे जाएंगे। तो मैं आ गया हूँ revshells.com के अंदर, मैंने अपनी IP डाल दी है, पोर्ट डाल दिया, और अब हमारे को यहाँ पे एक रिवर्स शेल चाहिए। तो हम पे क्योंकि पावरशेल के ऑप्शंस अवेलेबल है, तो हम नीचे चलेंगे, और नीचे आने के बाद सबसे सिंपल और सबसे अच्छा जो मुझे यूज़ करना लगता है वो लगता है पावरशेल का बेस 64 वाला, क्योंकि इसमें कोई कोट वगैरह नहीं है, तो बहुत सिंपल काम हो जाता है। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से। अब सबसे पहले एक काम करते हैं कि नेटकैट की मदद से लिसनर स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं लिखूंगा nc-nvlp 4444, एंटर मारेंगे। वापस चलते हैं RDP मशीन पे। यहाँ आने के बाद मैं क्या काम करूँगा, इको, ठीक है, पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद इसको रीडायरेक्ट कर देंगे क्लीन अप फाइल में, ठीक है। एक बार टाइप करके देख लेते हैं, और यहाँ पे हमारा पूरा कमांड जा चुका है। अब वेट करते हैं, हमारे को आ जाना चाहिए अपना रिवर्स शेल जल्दी, और थोड़ी देर रुकने के बाद आपको पावर शेल का शेल आ जाएगा। तो आई होप सो आपको यहाँ पे दोनों एन्यूमरेशन टेक्निक, स्केड्यूल टास्क से रिलेटेड और एक्सप्लोरेशन टेक्निक दोनों समझ आई हो। आपको स्केड्यूल टास्क से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।